हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। कल हमने बात की थी कि आप लोग अभी किसी भी पोजीशन पे हों, आप शुरुआत कर सकते हैं। स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हैं और जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आज हम बुक लिस्ट और सोर्स की बात करेंगे, कहाँ से क्या राइट सोर्स है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और कल के वीडियो पे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर जो नए शुरू करेंगे वो पुराने वालों से तो पीछे रहेंगे। तो देखिए, मैंने उस चीज़ के लिए आपको आंसर दिया था कि जो पुराने वालों से पीछे रहेंगे वो ठीक है, लेकिन पुराने वाले अगर कहीं भी लैग करेंगे, थोड़ी सी भी गलती करेंगे किसी भी चीज़ की वजह से, वो नहीं अपना पेस मेंटेन कर पाएंगे तो सबको चांस मिलेगा। ठीक है। इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कोई पहले से आगे है, और आगे वालों को ये नहीं सोचना है कि पीछे वाला तो आ ही नहीं सकता। जो शेर और हिरण वाली थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि आप शेर हो या हिरण, भागना आपको दोनों ही केस में है। ठीक है। तो वही फॉलो करना है। बुक लिस्ट और सोर्स की बात करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि प्लीज़ अच्छी तरह से सुन के अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, क्योंकि एक साल पहले भी मैंने बुक लिस्ट सोर्स का वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन वही है, जब उसको बनाने के 8 महीने 9 महीने बाद भी इस तरह से बोलते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैंने फलाना फलाना इस जगह से इसको किया है, सफिशिएंट है या नहीं, तो बड़ा दुख होता है, एक अजीब सा लगता है और एक थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है कि जब बताया हुआ है, सब चीज़ है, उसके बाद भी आप लोग पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज में जाते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि सर ऐसा मैंने कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, जब टाइम निकल जाता है। तो मैं आज फिर से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप फिर से अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, और ऐसा ना हो फिर से 3 महीने बाद जाके जब पेपर में 15-20 दिन बचें तब आप इस तरह से मैसेज करेंगे सर मैंने इस जगह से किया है, ये सफिशिएंट है क्या, या अब मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आपको कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अच्छी तरह से अभी देख लें, और आपके अगर कुछ सोर्सेज नहीं ठीक है तो उनको ठीक कर लें, क्योंकि बाद में टाइम हमारे पास बचता नहीं है कुछ भी करने का। ठीक है। तो हम शुरुआत करें अगर सबसे पहले एप्टीट्यूड पार्ट से, तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है हमारा पूरे पेपर का वो है इंग्लिश। ठीक है। 20 मार्क्स का ये आएगा, जिसमें आपके 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, 3 एरर, 2 वन वर्ड, 2 आइडियम्स फ्रेजेस, 6 फ्रेजल वर्ब, 2 आपके क्वेश्चन टैग। ये पिछला पैटर्न था। ठीक है। अगर हम इसको ही फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, क्वेश्चन टैग की जगह आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कुछ भी ऐसा अलग चीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मोस्टली 17-18 जो क्वेश्चंस हैं वो तो यही रहेंगे, एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, आइडियम फ्रेजेस, ये सब सेम रहता है। अब इनका लेवल कैसा रहता है, तो इनका लेवल अच्छा रहता है, जैसा आपने देखा है। ठीक है। एसएससी सीजीएल से ऊपर लेवल रहता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूपीएससी के पुराने कर सकते हैं। ठीक है। यूपीएससी सीडीएस के पुराने पेपर कर सकते हैं, यूपीएससी सीएसी में जो पेपर 2 आता है उसके कर सकते हैं, प्रीलिम्स के, मतलब यूपीएससी अलाइड पेपर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो एसपी बख्शी के लिए बोलता हूँ हमेशा। ठीक है। अगर एसपी बख्शी आपके पास है तो आपको पहले उसको पूरा ख़त्म करना है। पूरा से मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको पढ़ लिया। आइडियम्स फ्रेजेस का मतलब ये नहीं कि आपने आइडियम्स फ्रेजेस सिर्फ पढ़ लिए उसकी, उसमें जितनी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें जो कुछ भी है, आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली। क्योंकि वोकेब का देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कह सकते हैं कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है कि यहाँ पे जाके सफिशिएंट हो जाएगी। तो वोकेब आप जितना कर सकते हो, और वोकेब का ही बहुत बड़ा पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन कम है, वोकेब का पोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा है। और फ्रेजल वर्ब भी ऐसी चीज़ है जो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको याद रहेगी। फ्रेजल वर्ब के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर कैसे इसको याद रखें। तो जब तक आप उसको बार बार पढ़ के अपनी दिनचर्या में, अपनी बोलचाल की भाषा में उसको यूज़ नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे कि इस जगह पे फ्रेजल वर्ब ऐसे यूज़ होगी आपकी बोलचाल की, आपकी नॉर्मल चीज़ों में, तब तक वो आपको याद नहीं रहेगी। क्योंकि वहाँ बहुत छोटा छोटा डिफरेंस रहता है, लुक एट, लुक अप, लुक आउट, लुक डाउन, तो बहुत छोटी छोटी वहाँ पर ऑप्शन आपको उसी में से मिलेंगे। जो आपको कंफ्यूज करता है ऑप्शन आपको वहीं से दिए जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो ऑप्शन कठिन है, और अगर क्वेश्चन कठिन है तो ऑप्शन सिंपल है। ये पैटर्न फॉलो होता है। तो इसलिए आपको जितना वोकेब कर सकते हो, आपके पास अगर लूसेंट इंग्लिश है, आपके पास पिंथ टू पैरामाउंट है, जो भी बुक आपके पास है उसको, उसकी एक्सरसाइज सही, कोई भी चीज़ है, सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिए। जब वो बुक आपकी पूरी हो जाए उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए। जिसकी पूरी हो गई है वो एक्सप्लोर कर सकता है,
बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग आपको प्ले स्टोर पे ऐप्स मिल जाएंगी फ्रेजल वर्ब के नाम से, सिनोनिम, एंटोनिम, इनकी कोई कमी नहीं है और पूरा अंबार है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किसी बुक से उठा के दे देगी। जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है उसकी नज़र में जहाँ से वो उठा के दे देगी। पुराने पेपर से भी मैच नहीं होंगे और ना ही बुक से होंगे, तो वो कहीं से भी दे सकती है, वो सोर्स पे आप नहीं पहुंच सकते। आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो वोकैब आप जितनी पढ़ सकें उतनी कम है, मैं यही बोलूँगा आपको। ग्रामर पार्ट के लिए आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको थोरोली फॉलो करना है ताकि आप उसमें बिल्कुल ना चूकें। और फ्रेजल वर्ब जो पोर्शन है स्पेशली इसको आपको इतने अच्छे तरीके से करना है जैसे भी आप कर सकें इसको, चाहे बार बार पढ़ के बोलचाल में यूज़ करके या जिस भी तरीके से लिख के, जैसे भी आपको याद होता है समझ के, वैसे आपको इसको करना है। क्योंकि अकेला वो इतना सा पार्ट फ्रेजल वर्ब का 6 क्वेश्चंस दे रहा है, और बल्कि मैंने देखा एरर में भी फ्रेजल वर्ब आ जाती है, ठीक है। एरर में भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आया तो उसमें भी आ सकती है, कहीं भी उसको, यानी 6 नंबर से भी ज़्यादा उसको डाला जा रहा है, ठीक है, 7 से 8 नंबर तक। तो जितना बड़ा पोर्शन पूरी पॉलिटी कवर नहीं करती, पूरी इकोनॉमी कवर नहीं करती, कंप्यूटर कवर नहीं करता, उतना पोर्शन वो अकेला इंग्लिश का टॉपिक कवर कर रहा है। और देखिए सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, इसलिए हमको जहाँ से स्कोर कर सकते हैं वहाँ से स्कोर करना है। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन का गलत होना और एक एक क्वेश्चन का सही होना आपको बहुत आगे ले जाएगा और बहुत पीछे कर देगा। जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो पॉइंट्स में लड़ाइयाँ होती हैं नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए आपको जितना बढ़ा सकते हो, जहाँ से बढ़ा सकते हो, ग्रामर आपको थोरोली कवर करनी जो भी बुक आपके पास है, और वोकैब की तो कोई सीमा ही नहीं है, उसको बुक से बाहर निकल के जितना आप कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब जितनी आप कर सकते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, आइडियम्स, ये सब आपको उतना करना है कि आपकी इतनी नॉलेज हो जाए कि आप अंदाजे से भी अगर आंसर दो, इतना पढ़ लो आप। और ऐसा होता है इंग्लिश में, जब आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आप अंदाजे से भी लगाओगे तो वो सही होगा, क्योंकि ऑड मैन आउट आप कर पाओगे, आपने बाकी सब कुछ पढ़ रखा है, भले ही वो एक चीज़ आपसे ना भी आए। तो अगर इस पार्ट से आपने 20 में से एटलीस्ट 15-16 आप स्कोर करके निकल गए तो ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा आप आगे हो जाएंगे बाकी बच्चों से, बहुत ही ज़्यादा आपका आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे सिर्फ इंग्लिश के 20 मार्क्स से। इतना इसका इफेक्ट होता है। अगर यहाँ से आपके जो एवरेज हैं 12-13 वो नंबर आप लेके निकल रहे हैं, और एक यहाँ पे 15-16 सिर्फ 2-3 नंबर के जो इंग्लिश अगर आप डिफरेंस ला सकते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस वो आगे क्रिएट कर देगी अगर आप इसको पूरा समझोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एप्टीट्यूड में दूसरे टॉपिक की, तो मैथ्स में एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चंस भी जो हैं वो एसएससी सीजीएल प्री लेवल के हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे मेंस लेवल के, जिसमें जैसे पिछली बार बोतल वाला और 1-2 थे जिसमें आपको भटकाने की कोशिश की गई थी कि हर टाइम में आधी चली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री के पेपर उठा लें, कोई पेपर उठा लें, यूपीएससी ज़रूर देती है आपका टाइम खर्च करने के लिए, ताकि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप उसमें टाइम अपना लगाए रहें, ठीक है। तो आप जो बच्चे सेलेक्ट होने के लिए जाएंगे वो उसमें टाइम नहीं लगाएं ज़्यादा, और वो आपको इतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, बाकी आप 13 में से 12 क्वेश्चन झट से और सही, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। अगर आपने सॉल्व किया है और आपको आता है तो गलत नहीं होता। यहाँ पे हिस्ट्री और करंट के जैसा नहीं होता कि आपको आता है लेकिन आप कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं होता। यहाँ आता है तो आता है। तो ये 13 में से 13 नंबर मैथ्स आपको दे सकता है, ठीक है। 11 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे हो जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन जिनमें दिक्कत होगी वो उनके लिए टाइम चाहिए होगा। तो अगर आप बाकी पोर्शन को कर पा रहे हो तो वहाँ पे टाइम, उसमें सिर्फ टाइम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप पूरे कर लोगे। तो 13 में से 13 नंबर आप मैथ्स में लेके निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, बैंकिंग से थोड़ा अलग है। सीजीएल प्री लेवल के लिए जो भी बुक्स आती हैं उनको आप पूरा प्रैक्टिस कर लो, वही इंग्लिश वाली बात है। एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, और पूरी उनकी प्रैक्टिस ख़त्म करके ही आपको पेपर में जाना है, ताकि पूरे क्वेश्चन, पूरे नंबर आप मार्क्स मैथ्स में लेके निकल सको। बात करें रीजनिंग की, तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप पूरी रीजनिंग की बुक पढ़ लो। जो फिगर्स वाले क्वेश्चन है और सिलोजिज्म, यही 2 मोटा मोटा दिखाई देते हैं। जैसे फिगर में आपसे पूछ लिया, या फिर सिलोजिज्म फिगर के टाइप से पूछ ली, या फिर प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, मिरर, वाटर इमेजेस, इस तरीके से आपसे पूछ लिया, तो बहुत ज़्यादा वो ना आपको पढ़ने को बोल रही, ना रीजनिंग में टाइम वेस्ट करना है। ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, सिंपल सिलॉक्स और फिगर्स की प्रैक्टिस आप करके चले जाओ, ज़्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई और भी आ जाएगा टॉपिक तो भी आप कर पाओगे, ज़्यादा
उसमें आपको लगाना ही नहीं है। आपको जितना टाइम लगाना है वो मैथ्स में लगाना है और इंग्लिश में तो लगाना ही है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस का भी रीजनिंग जैसा हाल है, क्वेश्चन जरूर वहाँ पे 5 होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, या फिर किसी ने उसके आपके जो सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में या ग्रेजुएशन में कहीं भी कंप्यूटर अगर आया होगा, उसकी बुक होगी जिसमें बेसिक नॉलेज होगी कंप्यूटर की, या फिर लूसेंट जीके में थोड़ा कंप्यूटर आता है, लूसेंट जनरल साइंस में थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, जहाँ भी थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको मिल सकती है वही आपको लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको ओ लेवल ए लेवल उसमें नहीं कर लेना है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अपने एफर्ट्स को आप डाइवर्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू पेपर, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी है। इसलिए जितना आपसे मांगा जा रहा है सिर्फ आप उतना ही दीजिए। तो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, जो बेसिक लेवल आपको जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस अगेन इंग्लिश और मैथ्स के जैसा है, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा वेटेज है, और वो वेटेज है जो आपको पूरे नंबर दे सकता है। जैसे मैथ्स है, जैसे इंग्लिश है, अगर आपको आता है तो पूरे नंबर वो आपको दे सकता है। आपको इसके लिए करनी है 6 to 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले साल का उठाओ या यूपीएससी का कोई भी पेपर, वो एनसीईआरटी से ध्यान देती है। आप उसके लिए और चीज़ें करते रहो और फिर बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल 7th 8th 9th के क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ढंग से। तो अब आपको टाइम मिल गया है। लूसेंट जनरल साइंस अगर आपके पास है और आपने पढ़ी हुई है तो भी आप 6 to 10th एनसीईआरटी आपको करनी ही है, अच्छी तरह करनी है। ये नहीं सोचना कि ये तो सिंपल चीज़ है, मुझे आती है, फिर इसका क्या काम है। कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। जनरल साइंस में अगर आप 10 में से 7-8 नंबर लेके निकल गए तो अगेन इंग्लिश वाली बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता और आप फील नहीं कर सकते कि कितना आप आगे हो जाओगे इन 4-5 नंबर से, कितना डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट हैं उनमें सबका एक जैसा ही रहने वाला है। ये इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, और बिल्कुल आप यहाँ से इतने नंबर लेके निकल सकते हो, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो, ठीक है। तो लूसेंट जनरल साइंस की हमने बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी अगेन क्वेश्चंस कम हैं, ठीक है, इसलिए इसमें भी पूरी लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़ डालनी, क्योंकि पूरी लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे तो वही ज़्यादा पढ़ना भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। आप ज़्यादा पढ़ लोगे और उसमें सिंपल क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने पहले से कहा है, लक्ष्मीकांत के जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी, ये सब कुछ आता है, ये आपको थोरोली करना है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली आपका हिस्ट्री में भी काम कर रही है, ठीक है, पॉलिटी में भी काम कर रही है। उसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, डीपीएसपी हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी काम कर रहे हैं, पॉलिटी में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं से भी आ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में अगर आपसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटी से नहीं पूछा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से पूछ लिया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के लिए ही आपको पढ़ना है। वही बात है कंस्टिट्यूएंट असेंबली हिस्ट्री से भी आ सकती है और पॉलिटी से भी आ सकती है। तो वो चैप्टर जो 9 है वो आपको थोरोली करने हैं। इसके बाद में जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन के 9 चैप्टर के आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है, लोकसभा में कौन सा बिल कब लैप्स हो जाएगा, कब लैप्स नहीं होगा, ठीक है, डिफेक्शन पे रूल कौन बनाता है, जैसे डिफेक्शन अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए बात गई थी, ठीक है। तो जो पॉलिटी के करंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो भी आपके काम आएंगे, उससे भी रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। 370 हटी तो वो किस वजह से हटी, किस वजह से भाजपा ऐसा कर पाई, तो ये सारे जो करंट से इफेक्टेड क्वेश्चन है पॉलिटी के वो भी आ सकते हैं और जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप भी आपके फर्स्ट 9 चैप्टर में ही आ जाता है। तो फर्स्ट 9 चैप्टर्स आपको थोरोली करने हैं और उसके बाद में आपको ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू ऐसा लेना है कि कैसे इलेक्शन होता है और मतलब कौन कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कौन सी स्टेचुटरी हैं। तो ये सारी बॉडीज़ आपको, इनका टाइप, इनका जो हेड आता है वो कैसे आता है, इनके जो इलेक्शन होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के, इन सब के इलेक्शन, लोकसभा और बॉडीज़ का ओवरव्यू ये आपको लेके जाना है, क्योंकि आपको इन्हीं के बीच में से आंसर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें घुस जाओगे
तो फिर हो सकता है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ जो वहाँ आने वाले हैं, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन इसमें करंट से जुड़ के जरूर आएगा। 4 क्वेश्चन आपके नॉर्मल से आएंगे। तो ये आपका पॉलिटी का तरीका रहेगा जिससे आप अंदर जा सको श्योर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें हिस्ट्री की या फिर पॉलिटी के साथ पहले हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी में 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जो 12th की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन, मार्केट कंडीशन से रिलेटेड, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं 5 में से 3 जो आप आंसर दे पाएंगे अगर आपने 12th की भी कर रखी है, ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद में एक क्वेश्चन जो आएगा वो पिछली बार करंट से आया था, अगर नहीं इस बार करंट से आया तो डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर करंट के इश्यूज से जुड़ के, बुक से जुड़ के, जैसे पिछली बार अमर्त्य सेन की बुक पूछ ली थी, तो उस तरीके से भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो 12th की आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर करनी है इसमें, साथ में जो करंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो करना है। करंट के लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको करना है, कौन कौन से उसमें सेलेक्टिव चीज़ें हैं। तो उसमें से एक इकोनॉमिक्स भी है, तो 3 क्वेश्चन वहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो वो अगर आपके पास कोई और बुक है, रमेश सिंह या और कोई आपके पास बड़ी बुक है इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भी आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवरव्यू लेके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं डूब जाना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम स्कोप है उसके लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। 3 क्वेश्चन तो आपके जब 12th से ही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके करंट से आ रहा है और एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ने नहीं चला जाना, ठीक है। अच्छी बात है अगर आपके पास है और आपने पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ी हुई है, अभी भी आपके पास है, तब भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन ओवरव्यू लेके बहुत ज़्यादा उसमें घुस के डीपली आप पंचवर्षीय योजनाएं पूरी पढ़ रहे हैं और आप सारी, जब नीति आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन था तब से वो सब पढ़ रहे हैं, इतना कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू लेके पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें हिस्ट्री की, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको 12th की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर करनी है, ठीक है। 11th की भी कर लें तो अच्छा रहेगा, फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 12 दोनों की अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, नहीं समझ आएगा तो फिर आप बड़ी बुक की तरफ जा सकते हैं, समझ लेंगे तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बिपान चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों का कोई तोड़ नहीं है। 15 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आए थे और एक दो जो क्वेश्चन टफ लगते हैं और नहीं समझ में आते वो बिपान चंद्रा से आते हैं। तो दोनों ही बुक आपको थोरोली करनी है। इसमें जो 1857 से पहले का पार्ट है और 1947 से बाद का पार्ट है वो आप छोड़ सकते हो स्पेक्ट्रम में। जैसे 7 चैप्टर से लेकर 32 ये आपका वो पार्ट है स्पेक्ट्रम में, चैप्टर 7 टू चैप्टर 32 जो पार्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आपके काम का पार्ट है। बाकी 1947 के बाद से स्पेक्ट्रम ने आपको मोदी सरकार तक पहुंचा दिया, उतना हमको नहीं करना है, ना 1857 के पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन से करना है। हमको इस पे रहना है, अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उस पे ही टिके रहना है, चैप्टर 7 से 32। स्पेक्ट्रम और बिपान चंद्रा तो पूरी ही, बिपान चंद्रा में बात कर रहा हूँ इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपान चंद्रा की, ठीक है, उसमें लगभग पूरा पोर्शन वही है। एक दो चैप्टर जो एक्सटर्नल कम्युनलिज्म, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म वगैरह के थोड़े से अनरिलेटेड या फिर जो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं रिएक्शनरी एक्टिविटीज़, इनको छोड़ के बाकी पूरी बुक आपको करनी है, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स को आपको थोरोली करना है। साथ में लास्ट में जाते हुए जब पेपर के लिए आप जाएंगे तब 10-15 दिन पहले अगर लूसेंट जीके की बुक आपके पास है तो उसमें एक फैक्ट स्टडी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है पॉइंट, ठीक है। ये दोनों बुक्स आपकी थोरोली होनी चाहिए। ये फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए है कि कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए उसके लिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप दोनों बुक्स को थोरोली कर लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसका है, वो राइटर्स पूछे, मतलब बुक्स पूछी जा रही हैं आपसे, जर्नल्स पूछे जा रहे हैं, पीस एंड मूवमेंट पूछे जा रहे हैं, यानी जो स्ट्रीमलाइन हिस्ट्री आपकी चल रही है उससे अलग हट के थोड़ा पूछा जा रहा है। तो उनको फोकस करते हुए आपको पढ़ना है। जर्नल, किसान आंदोलन और पीस एंड मूवमेंट, इन सबको आपके बुक्स हो गई, ठीक है। इन समाज सुधारक आंदोलन, सोशो कल्चरल जो सारे हमारे आंदोलन हैं उन सबको बहुत अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी वुमेन बेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीमलाइन हिस्ट्री आपने पढ़ ली, ऐसे ऐसे तब असहयोग हुआ, तब ये रोलेट एक्ट हुआ, तब ये हुआ। स्ट्रीमलाइन हिस्ट्री से आप पढ़ेंगे तो आप 15 में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे सिर्फ। आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत बड़ा पार्ट 15 में से वो अदर देन स्ट्रीमलाइन क्वेश्चंस का है, ठीक है, जो
अलग हट के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको आपको बिल्कुल ढंग से करना है, कोई उसमें स्पेस नहीं छोड़ना है कि आपके नंबर कट सकें। बुक्स, जनरल्स, प्रेजेंट मूवमेंट, सोशो कल्चरल, इन सब को आपको बहुत थोरोली कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फिर आप एनसीईआरटी, हिस्ट्री और इन सब में नहीं जाना, ये 2 बुक सफिशिएंट है और इन्हीं को आपको पूरा करना है। जितना आपको आएगा वो इनमें से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आप जाएंगे तो इनका भी खिचड़ी बन जाएगी। हिस्ट्री में रिवीजन मायने रखता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। तो हिस्ट्री में जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें आपको पेपर में ऐसा मिलेगा ही कि वो फिर भी आपसे कहेगा कि आपने कम पढ़ा है। तो अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप ऑड मैन आउट लगाएंगे, ऑड मैन आउट से कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको 4 में से 3 चीज़ें तो आएंगी तभी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा भटकने की बजाय इन्हीं 2 पे पूरा फोकस करके इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो देखिए अकाउंटिंग जो है 11th-12th पूरी अकाउंटिंग आप पढ़ लीजिए और उसका कोई जवाब नहीं है, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। जैसे जनरल साइंस में एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही 11th-12th एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। और वो इस तरीके से आते हैं कि आपको आते हैं तो आप सीधे लगा दो, क्योंकि वो बेसिक पूछ रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में सीए नहीं बना रहा है, वो आपको बहुत बेसिक लेवल की पूछ रहा है। अगर आप पिछला पेपर एनालाइज करोगे तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो 11th-12th की एनसीईआरटी से हो जाएंगी, ठीक है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी बिल्कुल थोरोली, उसके पीछे के क्वेश्चंस सब कुछ, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, जो आपके फर्स्ट ईयर की जो बुक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की, यानी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर की जो बुक है, जो एसएन माहेश्वरी कहीं चलती है, कहीं जेआर मोंगा, या कोई भी जो आपको बुक मिलती है जो फर्स्ट ईयर की है ग्रेजुएशन में, उसमें से भी आपको करना होता है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी आपको थोरोली करनी है। और फर्स्ट ईयर की बुक आपको, नाम पे मत जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नाम, जेआर मोंगा, एसएन माहेश्वरी, एसके माहेश्वरी, लेकिन ऐसा नहीं कि यही मिलेंगी तो ही। जो भी आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की बुक मिलती है उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे थोरोली आपका रिवीजन हो जाएगा 11th-12th का, प्लस कुछ नए टॉपिक जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 3 बुक्स में आपका अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा। लेकिन वही बात है, आपको समझना है, रटना नहीं है। चाहे उसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, चाहे थ्योरी पार्ट, जो भी रहेगा। न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि न्यूमेरिकल आप फिजिक्स की तरह कर रहे हो कि न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं, पहले आपको थ्योरी करनी है, और अगर लास्ट में कोई न्यूमेरिकल है उनमें चैप्टर के लास्ट में, तो वो आपको करने हैं। चैप्टर के लास्ट में जो भी कुछ है, जो भी कुछ उन बुक्स में दिया हुआ है वो डायरेक्ट आने वाला है, ध्यान रखिए। तो उसको आपको एज इट इज़ करना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सबसे बड़ा और जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसकी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखिए बहुत सारी चीज़ें बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए वो पियाली घोष है, ठीक है। और पियाली घोष के जो फर्स्ट 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स में उसके जितनी भी आपको अवधारणाएं, संकल्पनाएं, जो भी थ्योरीज़ हैं, अप्रोच हैं, रॉबर्ट हॉक्सी, और जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसका बहुत ऐसा है जो आने वाला पार्ट है, ठीक है। उसमें फालतू बहुत कम है, क्योंकि और बुक्स हैं, एससी श्रीवास्तव पहले मैंने सजेस्ट की थी, या और भी कोई बुक्स हैं जैसे एचआरएम का कुछ लोग करते हैं, या कुछ भी आप एमबीए के लिए पढ़ने उसको लग जाओ, यूजीसी एमबीए का पार्ट पढ़ने लग जाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा है जो आपको लगेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से, आपके एग्ज़ाम से दूर जाएगा थोड़ा। तो बेस्ट जो है वो पियाली घोष है। उसमें आप फर्स्ट 13 थ्योरी पार्ट, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, यहीं पे सबका कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कैसे करना है। अगर आप लेबर कोड पढ़ोगे तो ओनली आप 19 में से 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और इसका वेटेज बहुत बड़ा 19 क्वेश्चंस का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही मात्र आपके जो लेबर लॉज हैं और आपके कोड्स हैं इनसे आते हैं। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं थ्योरी पार्ट से, ठीक है, ध्यान रखना। और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में वही डीपीएसपीए, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे लिखा हुआ है हमारे संविधान में, जो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट किस में आता है, जैसे लेबर से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपकी लिखी हुई हैं संविधान में। इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है वो आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनाता है। आपका जो एक क्वेश्चन बनाता है, 10 से 12 क्वेश्चन बनाता है वो थ्योरी पार्ट, जो मैंने आपको पियाली घोष के लिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद में जो आपका बचता है लेबर लॉज और कोड वाला पार्ट, जिसमें सब लोग परेशान हैं कि
कैसे इसको करना है, लेकिन ध्यान रखें 10 से 12 पार्ट थ्योरी से आने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें लेबर लॉज की, कोड्स की, तो जो इम्पोर्टेंट लेबर लॉज और कोड्स थे वो सारे लगभग आपके इन नए कोड में सबस्यूम्ड हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैटरनिटी बेनिफिट, ESIC, फैक्ट्री एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर, सब इनमें सबस्यूम्ड हैं। तो ज़्यादा आपको पुराने लॉज नहीं पढ़ने हैं, इनसे क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नए कोड्स में कौन सा सबस्यूम्ड है, कौन से कोड में, कौन सा किसी में नहीं है, पुराने और नए में क्या डिफरेंसेस है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो सबस्यूम्ड हो गए उनको तो उतना ही पढ़ना है, डिफरेंसेस जो सबस्यूम्ड नहीं हुए और उनमें कोई इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा लगता है काम का, तो उसका आपको ओवरव्यू लेना है, पूरा नहीं पढ़ना। अभी आपको मिलेंगे कहाँ कि कौन है किस में और कौन किसी में नहीं है, वो कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कोड्स एक मेरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें सारा है कि सबस्यूम्ड कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ओवरव्यू किसका लेना है, किसके डिफरेंसेस पढ़ने हैं, और फिर डिफरेंसेस भी पढ़ाए हुए हैं, तो उस वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। और फिर उससे आगे आपको पढ़ना है जो लेबर कोड्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो यही सब आपको करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें पुराने लॉज में मत जाइए। अब क्वेश्चन ये चलता है दिमाग में कि सर ये फाइनलाइज नहीं हुए हैं तो क्यों इनको पढ़ना है, पुराने लेबर लॉज से तो नहीं पूछेगा। देखिए फाइनलाइज नहीं हुए हैं पर फिर भी वो डेवलपमेंट है, इसलिए डेवलपमेंट के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि इस कोड में क्या प्रपोज्ड है। भले ही क्वेश्चन इस तरह से कहा जाए, लेकिन उनसे क्वेश्चन बनेगा, जो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन कोड से और 1 से 2 क्वेश्चन कौन सा सबस्यूम्ड है कौन सा नहीं है, किसी पुराने लॉ के ओवरव्यू से आएगा एक क्वेश्चन। तो आपको कवर उतना ही करना है जिसमें आप पूरा अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। पूरे 19 के 19 आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक अपनी अप्रोच बना पाएँ। कम से कम 120 में से 110 क्वेश्चन ऐसे हों जो हम कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर पाएँ, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरे 120 के लिए जाते हैं तो फिर और नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं कहीं कम देते हैं। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए जो हमें अंदर पहुँचाए, जो मैंने कल आपसे कहा था। तो उसी बेस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस 3 पार्ट में इसको बांटा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, उस कोई और सोर्स नहीं है पॉलिटी या संविधान से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पियाली घोष, जो जिसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको थर्ड में बता रहा हूँ लेबर लॉज, पुराने जो सबस्यूम नहीं है और नए कोड्स और उनके डिफरेंसेस, वो सब आपके अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उनकी भी PDF है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम, विपान चंद्रा दोनों की PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर हम बात करें जनरल साइंस के लिए आपको NCERT पढ़नी है, एक ऐप है NCERT के नाम से, वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए NCERT, जनरल साइंस के लिए NCERT, अकाउंटिंग के लिए NCERT, 3 सब्जेक्ट तो मैं NCERT से बता रहा हूँ, जो NCERT ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स, जिसमें सोशल सिक्योरिटी भी एक पार्ट है, इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं लास्ट हमारे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने हैं। करंट अफेयर्स आप विज़न IAS है या फिर दृष्टि IAS है, जो भी बहुत ही फिक्स कोचिंग्स हैं जिनका बहुत अच्छा मटेरियल होता है, उनसे आपको थोरोली स्टडी करना है जनवरी 2020 से। मतलब 2020 तो आपको कंप्लीट करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि पेपर बन गया होगा, हो सकता है कि मार्च के बाद का कोई करंट अफेयर्स ना आए, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा जो मैंने कल कहा था कि हो सकता है कुछ आ जाए, तो 1-2 महीने ज़्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिए 2020 का आपको थोरोली करना है, 2020 से ही सारे क्वेश्चन जनरली मोस्टली आने की संभावना है। तो आप सारे क्वेश्चन आपको 2020 को तो थोरोली करना है। अब इसमें थोरोली में ये नहीं कि आप कल्चर पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको इसमें जो सेलेक्टिव हमारा पार्ट है वही करना है, जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, कमिटी और अवार्ड्स। कमिटी और अवार्ड्स कौन से, जो इंडिया से रिलेटेड हैं, ठीक है, बाहर का सब कुछ नहीं, बाहर के सबमिट नहीं, ठीक है। एक WTO से क्वेश्चन आया था, तो वही नॉर्मल जो हमारे WTO है, सार्क है, आसियान है, बिट, ये सब हैं, ठीक है, G6, G7, G8, तो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉर्मल जो हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं उसमें करना है, ठीक है। कमेटी जो रिलेटेड आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में या फिर करंट अफेयर्स में मिलेंगी उनसे रिलेटेड, क्योंकि पिछली बार का मैंने जो करंट अफेयर्स वाला मेरा वीडियो है उसको मैंने आपको बताया हुआ है
कि किस तरीके से करंट अफेयर्स का क्या पिछली बार वेटेज रहा था, ये मैंने उसकी फर्स्ट स्लाइड में बताया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बताया मैंने पिछली बार जो 12 क्वेश्चन थे उसमें से 8 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम से थे। तो बहुत बड़ा पार्ट आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का है। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल सिक्योरिटी यही गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट है। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी सोशल सिक्योरिटी का मतलब समाज के लिए जितने काम हो रहे हैं, ठीक है, वो आत्मनिर्भर भारत योजना हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, कोई भी हो, सब आपका इसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अलग से आपको नहीं करना। लेकिन जो फिक्स पोर्शन है, ठीक है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमेटी और अवार्ड्स, ये आपको करने हैं पूरे आपके 2020 के और 2021 में जब तक पेपर होगा उससे 2 महीने पहले तक के, ठीक है, जिससे कोई भी हमारा पोर्शन ना बचे। अब इसमें 12 क्वेश्चन में से भी अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी करंट में लेके निकल जाते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है और बिल्कुल ला सकते हो। जो बहुत ही यूपीएससी के स्टूडेंट है, बहुत ही तरीके से पढ़ते हैं करंट को, वो बिल्कुल लेके आएंगे। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ वो पार्ट्स हैं जो स्कोरिंग पार्ट्स हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। हम सब ध्यान लगाते हैं अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन पे कि सारा डिफरेंस वहाँ से बनेगा, लेकिन डिफरेंस जो है वो बनता है एप्टीट्यूड से, डिफरेंस बनता है करंट अफेयर्स से, ठीक है, हिस्ट्री से। तो हर चीज़ मायने रखती है। जहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है वहाँ आप कहीं से भी नंबर का जुगाड़ कर सकते हैं और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताए हैं जो भी करंट अफेयर्स के लिए। उस वीडियो को भी आप देख के पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने वही सब छाट के आपको दिए हैं और भी जो आगे महीने चलेंगे उनका मैं आपको करंट पढ़ाऊँगा, ठीक है। करंट के लिए मुझे कई बार बोला जा चुका है तो करंट मेरे दिमाग में है, मुझे पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको पढ़ना है। अब उसके बाद आप कहीं और से करते हैं और फिर बताते हैं तो फिर मेरे लिए बाद में बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको सारे सोर्सेज बताए। सेलेक्टिवली आपको पढ़ाई करनी है, सेलेक्ट होने के लिए करनी है। सेलेक्टिवली क्यों करनी है? क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है। पीएचडी आपको नहीं करनी, यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेके निकलना है और सिलेक्शन आपको इस तरीके से लेके निकलना है कि 421 नहीं, एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए तैयारी आपको करनी है। आपने देखा होगा जब बॉलर बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है तो वो 3 स्टंप नहीं लगाता है, वो 1 स्टंप लगाता है। उसी तरीके से आपको एक वैकेंसी भी अगर हो तो उसमें आपका होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सोर्सेज आपको जो बताए हैं उस तरीके से फॉलो करने हैं। और क्या अभी से शुरू करके इतना टाइम है कि इन सोर्सेज को कंप्लीट किया जा सकता है प्लस रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप आज 0 पे हैं तब भी अभी से शुरू करके आप इसको 3 महीने में, क्योंकि इतना मटेरियल अवेलेबल है मेरे चैनल पे और बाकी चैनल्स की मैं नहीं बोल सकता, मेरे चैनल पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाइड है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि बिल्कुल आप कर सकते हैं 3 महीने में कंप्लीट कोर्स प्लस रिवीजन एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। बिल्कुल इनको किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी बातों के साथ बेस्ट विशेष कि आप इसमें लग जाएं और तैयार हो जाएं। जो टेस्ट हैं वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके लिए कोई एनरोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बार बार पूछा जा रहा है सर क्या फ़ीस है, कहाँ एनरोल करना है, कहाँ टेस्ट मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आपको एनरोल नहीं करना, कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ सुबह 10 बजे आप संडे को प्रेजेंट रहें इस चैनल पे जहां आपको टेस्ट मिलेगा मेरे साथ करने के लिए, ठीक है। तो टिल देन मीन्स आप करते रहिए जो भी बताया, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ फॉलो सही कीजिए जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप 20 दिन पहले ये ना पूछें या आप परेशान ना हो, आपके सोर्स ऐसे ना हो जिन पे आपको खुद को भरोसा ना हो। उस सिचुएशन से फिर उबारना बहुत मुश्किल हो जाता है, निकालना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।